साउंड चेक। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अधिकतर बच्चों की ये परेशानी है कि सर बोर्ड एग्जाम हमारा बहुत पास है, अब हम क्या करें? देखिए, परेशान होने को नहीं है। ठीक है, ये नवंबर चल रहा है और अपन पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, और साथ में रिवीजन भी करवाएगा। अभी फरवरी में है बोर्ड एग्जाम, मार्च में होंगे, फरवरी या मार्च में होंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, परेशान नहीं होने को। ठीक है, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होने को। आज हम लोग यहां पर बात करेंगे। देखिए, हम लोगों ने कितना, मतलब कि 4 महीने के अंदर हमने पूरा सिलेबस क्लियर किया है। ठीक है, चैप्टर 12 तक हम लोग पहुंच चुके हैं सिर्फ 4 महीने के अंदर। चैप्टर 12 तक पहुंचने के लिए लोग को सालों साल लग जाते हैं, 1 साल। फिर भी बायोटेक नहीं पढ़ाते हैं। क्या टीचर क्या बोलते हैं पता है? बायोटेक घर में पढ़ लेना, बायोटेक बहुत सिंपल है। साहब, बहुत सिंपल नहीं है, बायोटेक बहुत कठिन है, पढ़ाओ उसे तुम यहीं पे। ठीक है, तो देखिए, हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी, है ना, कि जो सिद्धांत और प्रक्रम थे वो वीडियो हमने देख लिया है। ठीक है, उसमें मैंने आपको 6 लेक्चर बताया। 6 लेक्चर में मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पूरा खत्म कर दिया है। ठीक है, यहां पर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग या उसके उपयोग। इसका भी मैंने आपको भाग 1 आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, पार्ट 1 इसका चैनल पर अपलोड है और इनकी ना अलग से प्लेलिस्ट भी है। तो ये है भाग 2। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था? भाग 1 में हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह ये उभरती हुई शाखा है, क्या क्या इसमें क्षेत्र, किस किस शाखाओं में हम लोग अच्छा अपना, है ना, बिग कैरियर वो कर सकते हैं, किस तरह से बायोटेक काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने भाग 1 में देखा था। और हमने देखा था कि जो हमारा सिलेबस है इसमें, इस सिलेबस में हम भाग 1 में क्या क्या पढ़ेंगे, भाग 2 में हम लोग आगे क्या क्या पढ़ेंगे, कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, वो आगे किस तरह से डिफाइन करते हैं अपने आप को, किस तरह से बांटती है अपने आप को। ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन मैं आपको मतलब आपसे पूछ लेता हूं। आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के छोटे खंड को जीन बोलते हैं, जीन की खोज किसने किया था? पहला क्वेश्चन। और इसी का एक क्वेश्चन है, मतलब रिलेटेड है क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का सिंसियरली जवाब देना। ठीक है, क्वेश्चन सोच के भूल, मतलब क्वेश्चन भूल के छोड़ मत देना कि अरे नहीं बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं, तुरंत जवाब दो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डीएनए को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? बस इतना बताओ। ये बायोटेक का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? बायोटेक का। तो चलिए, आज हम लोग मार्कर में इंक डाल लेते हैं, है ना, क्योंकि इंक भी डालना चाहिए ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मार्कर कहाँ चला गया, एक ब्लैक मार्कर इधर नहीं है। तो देखिए, जिस तरह पता है, जिस तरह अपन लोग को खाने की जरूरत होती है ना, उसी तरह जो मार्कर होता है ना, उसको इंक की जरूरत होती है ना। जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं। देखिए, खाने से एक बात याद आ रही मेरे को। देखिए, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, है ना, उसके पहले क्या होता था? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति आया था, उसके पहले क्या होता था? उसके पहले हर जगह भूखमरी होती थी। भूखमरी का कारण क्या था? क्योंकि अनाज की हर जगह उत्पादकता नहीं थी, सब लोगों को भोजन प्रोवाइड नहीं हो पाता था, है ना। लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में भोजन तो सभी लोगों को वो है ना, प्रोवाइड हो रहा है और सस्ता भी है, लेकिन उसमें केमिकल्स का प्रयोग ज्यादा किया जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, कि हमने कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का किस तरह से उपयोग किया। ठीक है, क्या टॉपिक है? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, कि हमने कृषि में किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी का, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ठीक है, और ये टोटल आपकी NCERT है। ठीक है, टोटल। और मैं कहीं से अपने मन से कुछ इसमें इंक्लूड नहीं करने वाला हूं कि मैं कुछ अपने मन से इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, आपको ज्यादा पढ़ा दूंगा, एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। जहां पर एक्स्ट्रा पढ़ाने की बात आएगी ठीक है, वहां पर मैं बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपकी सलाह को लेकर के। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा बताते चलिए, ठीक है, तो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा बताने के लिए तैयार हूं। चलिए ठीक है,
तो देखें, जैसा कि अपन लोग ने देखा कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, कि जो जो हमने कृषि है ना, खेती है, उसमें हमने किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। तो सबसे पहला आता है कि कृषि रसायन आधारित कृषि। पहला क्या आता है कि कृषि रसायन आधारित कृषि, कृषि रसायन आधारित कृषि। अब आज की डेट में कहीं पर बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है कि आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, आप लोग केमिकल्स खा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से खेतों में पैदावार को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और किस तरह से बढ़ावा मिलता जा रहा है, उनको जो रसायन आ रहे हैं उनके द्वारा उनको बढ़ावा मिल रहा है। यदि मैं आपको बता दूं कि यदि एक आलू है, एक आलू का पौधा एक साल में 5 किलो आलू उत्पादित करता है, ठीक है, वो जैविक तरीके से। लेकिन अगर उसमें केमिकल्स का उपयोग कर दिया गया तो वही पौधा जो 5 किलो आलू का उत्पादन कर रहा था वो 10 किलो उत्पादित करेगा। वो 10 किलो किसके बल पर कर रहा है? तो 10 किलो केमिकल्स के बल पर कर रहा है, ना कि अपने बल पर। ठीक है, ना कि उसके डीएनए के लेवल पर हो रहा है, नहीं, वो केमिकल्स उससे करवा रहे हैं कि भैया तू कर, तेरा काम है इतना, है ना। जैसे आपने सब्जियों में सॉरी, सब्जियों में सुना होगा कि जो सब्जियां होती हैं वो रात में इतनी छोटी सी रहती हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है, फिर वो रात भर में बहुत बड़ी हो जाती हैं, फिर उनको ले जाकर के मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, तो आप क्या खा रहे हैं? आप वो सब्जी, तो जाहिर सी बात है सब्जी खा रहे हैं, लेकिन उस सब्जी के अंदर क्या है? केमिकल्स हैं। और उन केमिकल्स को किस तरह से बढ़ावा मिला है? तो उन केमिकल्स को जीन के लेवल पर, जीन के लेवल पर उनको बढ़ावा मिला है। तो हमारा एनसीईआरटी क्या लिखता है? पहला कि कृषि रसायन आधारित कृषि, ठीक है, कृषि रसायन आधारित कृषि, ठीक है। जो हमारी कृषि है वो रसायनों पर आधारित है अभी की, ठीक है, कि हमने बहुत ढेर सारी मात्रा में केमिकल्स का प्रयोग किया और ये केमिकल्स अधिकतर महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, ठीक है। पहली तो हो गई कि केमिकल्स का प्रयोग किया, और केमिकल्स का प्रयोग करके हमने खेती को बढ़ावा दिया। हमने क्या किया? हमने खेती से उत्पादन किया, किसका उपयोग करके? केमिकल्स का उपयोग करके। और इससे पता है, इससे उत्पादन बहुत होता है। आपको पता होगा जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन में केमिकल्स को बढ़ावा मिला था, ठीक है, केमिकल्स के द्वारा ही ये सारी चीजों को वो किया गया, इनको मतलब बढ़ावा मिला, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है? सेकंड आता है कार्बनिक कृषि। पहली आ गई कि कृषि रसायन आधारित कृषि, और सेकंड आ गई कार्बनिक कृषि। क्या आ गई? कार्बनिक कृषि। बताइए, सबसे पहले हम क्या करते थे? केमिकल्स का उपयोग करके, ठीक है, केमिकल्स का उपयोग करके, यानी कि रसायनों का उपयोग करके अपन लोग खेती किया करते थे, है ना। क्या करते थे ना? आप लोग भी करते थे? नहीं करते थे? चलिए ठीक है, आप लोग नहीं करते थे, मैं करता था, ठीक है। सबसे पहले जब मैं खेती करता था तो मैं केमिकल्स का उपयोग करता था, ओके। अब देन क्या हुआ? अब मैंने सोचा कि यार जो केमिकल्स हैं वो बहुत लोग खा रहे हैं, अब मैं इसको बदलता हूं। और मैंने इसको किस तरह से बदलाव किया? मैंने सोचा कि यार इसको ना कार्बनिक खेती में बदला जाए। कार्बनिक खेती, जिसको हम लोग जैविक खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है, कार्बनिक खेती, जैविक खेती। आप देखे होंगे जैसे कि आप खेत में पहले जाते हैं, आज की डेट में क्या होता है? आज की डेट में क्या होता है? खेत में जाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं, है ना, डीएपी डालते हैं, और क्या होता है? पोटास वगैरह डालते हैं, है ना, ये सारी चीजें डालते हैं ना खेतों में, ये रसायन है। और वहीं पर जो कार्बनिक खेती होती है वहां पर क्या डाला जाता है? वहां पर छोटे छोटे कोई कीड़े डाले जाते हैं, है ना, जो गोबर आता है, काऊ डग, उसको डाला जाता है ना, गोबर को डाला जाता है, कृषि की भूमि की उर्वरकता को बढ़ाया जाता है। लेकिन देखो, रसायन पर आधारित जो कृषि थी ना, उसका फायदा ज्यादा मिल रहा था और सामान घटिया मिल रहा था। फायदा तो ज्यादा था लेकिन सामान घटिया था। लेकिन कार्बनिक खेती पर फायदा कम मिल रहा था लेकिन सामान पेटेंट मिल रहा था। अब आप लोगों को पता है कि इंडिया छोटा सा तो है नहीं, इंडिया बहुत बड़ा है, और इसकी भूख को मिटाना, यहां पर भोजन को कंज्यूम करना, ठीक है, एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात है। छोटा सा इंडिया होता तो हम लोग कवर कर लेते, लेकिन इतने बड़े इंडिया को भोजन बनाना, भोजन को, है ना, दे जाना, पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमको पता जायज है कि हम कार्बनिक कृषि करके हम उस चीज को नहीं वो कर सकते हैं,
क्योंकि उसमें गुणवत्ता तो है लेकिन उत्पादकता बहुत कम है। वही आलू से तुम रसायन डाल के 10 किलो निकाल रहे थे, अब वही आलू तुम अगर कार्बनिक खेती से करोगे 2 किलो आलू निकलेगा। है ना, 2 किलो आलू निकलेगा। बोलोगे चाचा यार कौन 2 किलो के लिए परेशान हो इतना, है ना, कौन इतना परेशान हो। थर्ड आता है हमारा आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। ठीक है, थर्ड नंबर क्या आता है, आनुवांशिकता निर्मित। ठीक है, क्या है, आनुवांशिकता निर्मित फसल, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में है, खाली यहाँ पे समझ लो। ठीक है, यहाँ पे समझने के बाद जो जो एनसीईआरटी में लिखे हैं मैं उसको पढ़ पढ़ के तुम लोग बता दूंगा, देखना पूरा एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, हम तो रसायन से भी लद चुके हैं, केमिकल से भी हम लद चुके हैं। ठीक है, केमिकल से लदने के बाद जब कार्बनिक खेती किया तो कार्बनिक खेती पर भी हमको ना उबासी आने लगी। हमको पता चल गया कि यार बॉस कार्बनिक खेती हम लोग कब तक करेंगे, क्योंकि कार्बनिक खेती में जो पैसे हैं वो बहुत, इनकम बहुत कम हो रही है ना। तो देखो जो रसायन है जैसे कीटनाशक, पीड़कनाशक, खरपतवारनाशक आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है ना खेतों में। बताइए कीटनाशक, जैसे कोई कीड़ लग रहा है तो उसमें कीटनाशक आपने डाल दिया, फिर पीड़क हो गए, छोटे छोटे पीड़कनाशक हो गए, फिर आ गया आपका खरपतवारनाशक आदि का प्रयोग करके आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, रसायनों का उपयोग करके। अब जैविक खेती में क्या किया जाता है कि प्राकृतिक तरीकों से फसलों की उत्पादन। ठीक है, जैविक खेती में क्या किया जाता है, कार्बनिक खेती में किया जाता है कि प्राकृतिक तरीकों से फसलों का उत्पादन। ठीक है, प्राकृतिक तरीकों से फसलों का उत्पादन किया जाता है, वो भी बिना रसायन के। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि जैविक खेती में हम प्राकृतिक तरीके से फसलों का उत्पादन करते हैं, वो भी बिना रसायन के। तो सबसे पहले कार्बनिक कृषि भारत के किस राज्य में हुई थी, तो याद रखना सबसे पहली कार्बनिक कृषि भारत के हरियाणा से शुरू हुई थी। ठीक है, हरियाणा में। और पूरा जाए कि पूरी कार्बनिक कृषि पर आधारित जो भारत का कोई ऐसा राज्य बताओ जो पूरा कार्बनिक कृषि पर आधारित है। तो पूरा कार्बनिक कृषि पर आधारित है सिक्किम। ठीक है, पूरा आधारित है, पूरा कृषि पर आधारित देश कौन सा, राज्य कौन सा है, वो है सिक्किम। तो यदि रहने वाली जगह है ना, जब आप लोगों की शादी होगी ना तो यहां पर जाना सिक्किम में, वहां पर क्या है, वहां पर जैविक खेती से कुछ होता नहीं है, तो वहां पर जो आपको खाने पीने का जो सामान मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा फ्रेश आइटम। ठीक है, फ्रेश मिलेगा। तो सिक्किम तुम लोग जाना सभी लोग। ठीक है, याद रखना कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई पेरिस जाएगा, यहां जाएगा, वहां जाएगा, है ना, दोनों लोग जाओगे ना, है ना, दोनों लोग जाओगे। अकेले जाने का मन है नहीं, नहीं बेटा, दोनों लोगों को जाना है। ठीक है, और किधर जाना है, सिक्किम जाना है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं तो भैया सिक्किम ही जाऊंगा, और किधर ही नहीं जाने को मेरे को। ठीक है, और आप लोगों को भी एक सजेशन दे रहा हूं कि यार तुम लोग भी सिक्किम जाना, है ना, अपनी वाइफ को लेकर के, या अगर कोई लड़की है तो वो अपने हस्बैंड को लेकर के उसको सिखाएगी, बोलेगी देख बेटा तुझे सिक्किम चलना है। किधर चलना है, सिक्किम चलना है। अरे वो पूछेगा यार किससे सीख के आई है। है ना, तो चलिए उधर ही सब लोग मिलेंगे अब। ठीक है, चलो यहाँ पे सिलेबस देखते हैं। अब जब वहां पे चलेंगे तो वहां मिलेंगे। ठीक है, कॉल से बात होगी, आप लोगों को बता दूंगा कि मैं उधर ही हूँ, आप लोग पहुंचाना। ठीक है, चलिए, तो सिक्किम क्या है, पूरी जो कार्बनिक कृषि पर आधारित प्रेजेंट टाइम में भी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कोई ऐसा देश बताओ जो कि पूरा देश पूरी, है ना, कृषि पर आधारित हो, तो वो है भूटान। कौन सा है, भूटान। अब ये आपको डिक्लेयर करना है, आपको क्लियर करना है कि आपको किस देश में जाना है। ठीक है, किस राज्य में, सिक्किम जाना है या फिर भूटान जाना है। मेरे को सिक्किम नाम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं इधर ही जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, आप लोगों को भूटान अच्छा लगे तो वहां भी जा सकते हो, लेकिन उधर मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए। लगता है मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी खांसी ना बहुत ज्यादा मुझे तंग कर ली है।
चलिए अब अपन लोग क्या देखेंगे। अब हमने समझ लिया कि कृषि रसायन आधारित कृषि क्या होती है, कार्बनिक कृषि क्या होती है। अब हम लोग देख लेते हैं आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि क्या होती है। तो आपके एनसीईआरटी क्या लिखता है कि आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि पता क्या होती है, कि इस कृषि में क्या किया जाता है, बिना रसायन के, किसके, बिना रसायन के इस कृषि को की जाती है और इसमें अधिक उत्पादकता ली जाती है, अधिक उत्पाद को बनाया जाता है। ठीक है, अधिक से अधिक उत्पाद बनाया जाता है। ठीक है, किसमें, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि में। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें अच्छा जो वांछित होता है, ठीक है, अच्छा पौधा इसमें तैयार किया जाता है, बीज नहीं तैयार किया जाता है, इसमें अच्छा पौधा तैयार किया जाता है। अब देखिए पौधा क्यों तैयार किया जाता है, कि देखिए अगर बीज को आप डालेंगे, आपने सपोज दैट आपने 50 बीज को डाला, तो गारंटी नहीं है कि 50 बीज ना आपके पेड़ बने और 50 बीज आपके फल दें। लेकिन यदि आपने 50 पौधे लगाए तो आई गारंटीड 48 पौधे आपके जिंदा होंगे। सिर्फ 2 पौधों को नहीं कह सकता कि आपने उसकी देखभाल सही से नहीं किया इसलिए वो हो गए हैं, डेथ हो गए हैं, नहीं तो वो भी होते। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अच्छा पौधा हम लोग इसमें बनाते हैं, वो भी कैसे, वांछित जीन के निवेश से तैयार। ठीक है, वांछित जीन के निवेश से तैयार, जो वांछित जीन के निवेश से जब वो पौधा तैयार होगा उसको हम लोग पौधा बनाते हैं। ठीक है, इसमें बीज नहीं, सीधे पौधा का उपयोग करते हैं। जैसे देखो समझा दूं, ये एक है अमरूद का पौधा और ये दूसरा है अमरूद का पौधा। इसमें का जो अमरूद है ना वो साइज में बड़ा होता है, लेकिन इसमें का अमरूद छोटा होता है और इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा होता है। ये अमरूद बड़ा है, ये अमरूद छोटा है, इसका स्वाद अच्छा नहीं, इसका स्वाद अच्छा है। तो हमको क्या चाहिए, हमको अमरूद भी बड़ा चाहिए, स्वाद भी अच्छा चाहिए। तो हमने इस पौधे को इस पौधे के बीच आपस में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ठीक है, वो क्रॉस बहुत पहले होता था, इसको मतलब परंपरागत वो माना गया है। ठीक है, क्रॉस करवा के एक ऐसा अमरूद का तैयार किया जिसमें जो अमरूद बड़ा भी हो, उसका स्वाद भी अच्छा हो, ये पौधा हमने तैयार कर लिया। ठीक है, ये है परंपरागत। लेकिन अगर आज की जियो टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा, जियो टेक्नोलॉजी में इस अमरूद का डीएनए को लिया जाएगा और इस अमरूद के डीएनए को लिया जाएगा, फिर इसके जो जीन होंगे इनके जीन को लिया जाएगा, इनके कौन सा जीन बड़ा कर रहा है अमरूद को, फिर उन दोनों जीन को आपस में मिला करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। ठीक है, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक नए अमरूद के पेड़ में भेज देंगे। ये देखो, अब इस अमरूद में ये अमरूद बड़ा भी होगा और इसका स्वाद भी अच्छा होगा। ऐसे होता है आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। ठीक है, तो अब आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, आप अपने एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, आई होप आपको एक स्लिप दिख रही होगी। ठीक है, आप उसी स्लिप के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, क्योंकि एक एक चीजों को हमें समझ समझ कर चलना है, हमें एक एक चीजों को पढ़ पढ़ के चलना है। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, आप देखिए एक हरित क्रांति लिखा हुआ है पहले नंबर लाइन पे। ठीक है, लाइन आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा गया है कि हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो हरित क्रांति, उसमें क्या हुआ, खाद्य आपूर्ति में तिगुनी सफलता मिली है। ठीक है, पहले एक आदमी को भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो 3-3 आदमियों को खाना मिलने लगा। ठीक है, तिगुनी सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। ठीक है, मतलब हरित क्रांति किस लिए आया था, हरित क्रांति आया था खाद्य उत्पादन और वृद्धि की कार्यनीति में। हरित क्रांति को फुल डिटेल से पढ़ाया था, कब आया था, इंडिया में कैसे लागू हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा, है ना। तो देखो क्या होता है कि तिगुनी वृद्धि होने के बावजूद भी क्या होता है कि सबको भोजन की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सब पूरी मतलब बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना ना संभव नहीं था। अब देखते क्या होता है कि नीचे है कि उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है। ठीक है, जो उत्पादन में वृद्धि हो रही थी वो कैसे हो रही थी कि उन्नत किस्मों के फसलों के उपयोग से हो रहा था, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः
उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों जिसको खादों तथा पीड़क नाशों का प्रयोग एक कारण है। ठीक है, यानी कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसमें क्या किया गया, उसमें देखिए लिखा गया है, साफ साफ एनसीईआरटी लिख रहा है, उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों। ठीक है, उनके लिए उत्तम व्यवस्था की जाती थी और खूब ढेर सारे कृषि रसायन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी लिख रहा है आपका। फिर लिखता है, हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं। ठीक है, जो इसमें क्या एनसीईआरटी क्या लिखता है, हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं। तो भारत हमारा क्या है, आपको पता होना चाहिए, भारत भी एक विकासशील देश है, एक विकसित देश नहीं है, एक विकासशील देश है, क्योंकि यहां पर लगातार विकास होता जा रहा है। ठीक है, तो भारत के लिए क्या है कि कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, महंगे पड़ते हैं वह परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। परंपरागत प्रजनन, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। ठीक है, इसको लिख दूं, परंपरागत प्रजनन, इसको देख लेना है ना, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, स्लाइड भी लगी होगी इस बगल में। तो देखो, जब मैंने अभी आपको बताया ना, एक अमरूद का पौधा है ना, उसको जीन को नहीं निकाला था, उसमें क्रॉस करवाया था आपस में, तो वो क्या हुआ, वो परंपरागत प्रजनन हुआ। ठीक है, यानी कि परंपरागत प्रजनन करवा करके हम उत्पादन में वृद्धि को नहीं कर सकते, ज्यादा उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है, यहां तक समझ लेना। ठीक है, नहीं कर सकते, समझो ना यहाँ पे, क्योंकि अब हमें आनुवंशिकता का आधार लेना पड़ेगा, हमको जीन के लेवल पर खेलना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस के रूप में हम नहीं करवा सकते। ठीक है, किस्मों से उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। अब इसमें लिखा हुआ है कि क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पादन ले सकेगा। ठीक है, यानी कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें उस पौधे की आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान, आनुवंशिक जानकारी यानी उस चीज का, उसका डीएनए की जानकारी को ले चलते हुए उसके पौधे की उत्पादकता को बढ़ा सकता है। तो हम कहते हैं है, क्योंकि अब बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट आपके साथ हैं, सकेंगे। फिर नीचे लिखा गया है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं। क्या कोई ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग जो खाद्य मतलब उपयोग कर रहे थे, जो रसायन उपयोग कर रहे थे, और देखिए आपको लग रहा होगा कि जब खाद्य उत्पादन होती है और रसायन की जो उत्पादन होता है, ठीक है, रसायन डालते हैं खेतों में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उत्पादकता तो बढ़ती है लेकिन प्रदूषण भी बहुत होता है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत होता है। आप अपने खेतों में खरपतवार नाशक का उपयोग करते होंगे। आई होप जो बच्चे मेरे रूरल एरिया से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि खरपतवार नाशक आता है। आपके खेतों के अगल बगल, मतलब जहां पे क्या होता है ना, बांधने वाला पत्थर का, मतलब वो होता है ना, खेत बटे रहते हैं ना, डिवाइड रहते हैं, तो उसको जो भी बोलते हैं, ठीक है, मेड़ वगैरह, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जब आपके बहुत बड़े बड़े जो है ना, जो मतलब खरपतवार तैयार हो जाते हैं, गंदा पेड़ तैयार हो जाता है, खराब पेड़ तैयार हो जाता है, जिसका आपके पेड़ों से कोई भी संबंध नहीं है, और यदि वो पेड़ रहेगा तो आपके फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब ऐसे पेड़ वहां पे तैयार हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पे खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आप खरपतवार नाशक का उपयोग कर रहे हैं वो तो उस पेड़ को मार दे रहा है, लेकिन आपकी मृदा को ना प्रदूषित कर रहा है, आपकी मृदा की उत्पादकता को ना वो कम कर रहा है ना। लेकिन अब ऑप्शन ही क्या है हमारे इंडियंस के पास। अब ज्यादा तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मुझे ना एग्रीकल्चर के बारे में ना बहुत नॉलेज है, इसमें मैंने 6 महीने का कोर्स भी कर रखा है ऑनलाइन, सब पता है एक एक चीजों के बारे में, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म पे बोलना है ना सही नहीं है, क्योंकि इंडिया के जो फार्मर्स हैं ना वो गरीब हैं, और वो और गरीब क्यों होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण कहीं ना कहीं कृषि पर भी राजनीति घुसी हुई है और लोग भ्रष्ट हैं। ठीक है, राजनीति भी घुसी है और लोग भी भ्रष्ट हैं, इसके कारण से इंडिया का जो किसान है ना वो बहुत नीचे जा रहा है, और यदि ऐसा चलता रहा ना तो इंडिया ना कभी भी प्रगति नहीं कर पाएगा। ये प्रगतिशील हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा इसमें लिखा रहेगा विकासशील देश है, विकासशील देश है, कभी ऐसा नहीं लिख जाएगा कि उन्नति देश है, नहीं,
सर्वसंपन्न देश है, ऐसा नहीं लिख जाएगा उसमें, हमेशा यही लिखा रहेगा विकासशील देश है। और परंपरागत है ना, जो खेती करते वो लोग खेती भी करते, परंपरागत खेती। जो हमारे इंडिया के किसान भाई है ना, उनको भी कहना चाहूंगा, यदि आप लोग किसान के बच्चे हैं तो याद रखना, परंपरागत खेती का मतलब क्या होता है पता है? जो बीज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग उनका ना उपयोग करके, आप लोग अपने घर के बीज को ज्यादा उत्तम समझ के, अपने घर के बीज को ज्यादा अच्छा समझ के डाल देते हो खेतों में। उससे क्या होता है, आपका सामान तो प्रॉपरली लग रहा है, आपको खाद भी डालना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, लेकिन उससे उत्पादन कम होगा क्योंकि आपने घर का उपयोग किया है। यदि वही बायोटेक के माध्यम से जो बीज उत्पादित हुआ है, जो पौधा उत्पादित हुआ है, यदि आप उसको लगाओगे ना तो आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है कि हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं। आगे है, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। देखिए, जो आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें हैं ना, उसी के द्वारा इस समस्या का हल, इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। यदि जो आनुवांशिकता रूपांतरित फसल कैसे होती हैं, हमने देखा कि ये अमरूद के पौधे में ये जीन था, इस जीन को हमने सीधे कन्वर्ट कर दिया, सीधे एक पेड़ तैयार कर दिया। ठीक है, अब इस पे हम केमिकल्स डालते, रसायन डालते, तो क्या होता, पेड़ भी खराब होता, मृदा भी खराब होती, प्रदूषण भी होता, बहुत चीजें होती, और साथ में जो फल उत्पादित होता वो भी प्रदूषित होता, वो भी हानिकारक होता। लेकिन अपन ने क्या किया, अपन लोगों ने किया कि आनुवांशिकता रूपांतरित फसल का निर्मित कर दे, उसकी देखा उसका जीन क्या बोल रहा है ना। जैसे अपन लोग अभी बायोटेक में अपना डीएनए निकाले थे ना, सभी लोग निकाले थे कि नहीं निकाले थे? निकाले थे। उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन क्रम पढ़े थे ना। क्रम का एक छोटा टुकड़ा किसको काट रहा था? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक क्रम को काट रहा था, उस क्रम को क्या बोलते थे? उस क्रम को जीन बोलते थे। उसको कहां पर मतलब कटिंग को कहां पर स्लाइड से लगाई जाती थी? इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो यहां पर क्या होता है कि जो डीएनए है, जो जीन है, उसको निकाल करके किया जाता है। जब डीएनए जीन्स आनुवांशिक इंजीनियरिंग से करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमको रसायन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और उत्पादक भी भारी मात्रा में होगी। ठीक है, तो ये है आपका जो एनसीईआरटी बोल रहा है कि किस तरह से हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो हम इसी के द्वारा ही अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं है बॉस, और कोई विकल्प ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या बोलता है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पूरी तरीके से इस चीज़ को हमने समझ लिया है और इस चीज़ को हमने क्लेरिफाई कर लिया है कि हम जो पौधा, जिस पौधे से हम सभी लोगों की भूख को मिटा सकते हैं और जो वास्तव में अच्छा पौधा है, वो पौधा तैयार होगा आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि पर। लेकिन अब आप हमें बताइए सर कि वो जो पौधा तैयार हो रहा है वो कैसा तैयार हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ डिटेल करेंगे, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? तो हमारा एनसीईआरटी लिखता है इसके बारे में। तो देखिए, जो पौधा आनुवांशिक रूप से तैयार हो रहा है, ठीक है, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित तैयार हो रहा है, उसके नीचे भी आप लोगों ने स्लाइड में देखा 1 2 3 4 का खा खा करके ऐसे कुछ लिखा था ना। नहीं समझ आ रहा था ना? कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। एनसीईआरटी अगर नहीं समझ आती ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रोने की जरूरत है, आप लोग रोने लगो, वह क्या होगा मेरा, मैं मेरा क्या होगा। परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से। चलिए हम लोग स्लाइड को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं। ठीक है, कोई ऐसे पौधे हैं या जंतु हैं या फिर कवक है, हमने एक उसको माना, किसको माना? मानव को, जंतु को माना। एक जंतु को माना कि इसका जीन बायोटेक की मदद से, ठीक है, बायोटेक की मदद से इसको परिवर्तित किया गया है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आपका एनसीईआरटी लिखता है कि ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिसके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, जिनके जीन पर हमने खिलवाड़ कर दिया है, उनको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, आपके उसमें स्लाइड में लिखा हुआ है आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, ऐसे जीन जो इस तरीके से बनते हैं ऐसे जीव
जो इस तरीके से बनते हैं उनको बोलेंगे हम लोग जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो हमने अभी अमरूद का आपको एग्जांपल दिया था ना, उसके जीन को निकाला, जोड़ के एक नया पौधा बना दिया, तो कैसा पौधा है वो? जीएमओ पौधा है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करके उस पौधे को तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है कि आनुवांशिकता रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे क्या लिख के दे रखा है आपको? नीचे दे रखा है कि जीएमओ का व्यवहार, जो जीएमओ इस तरह से जो पौधा तैयार हो रहा है, जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, जो जीन की प्रकृति है ना उसको देख के करेंगे, है ना। क्योंकि जब अमरूद का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया तो उसमें एक अमरूद जो बड़ा हो रहा था उसके जीन को खाली लिया गया, ऐसा नहीं कि छोटे वाले जीन को लिया, मतलब अच्छे जीन को लिया गया, और दूसरे पौधे से सिर्फ उस अमरूद के स्वाद वाला जो जीन था उसको लिया गया और किसी को नहीं लिया गया है, ठीक है। जीन की प्रकृति, फिर देखा गया कि इसको हम किस तरह से नए पौधे में डाल सकते हैं। परपोषी पौधा जंतुओं व जीवाणुओं की प्राकृतिक व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। उसके देखा गया कि वो अमरूद जब बाहर बन के निकलेगा, खाद्य जाल में जाएगा, तो उसका वहां पर क्या इफेक्ट रहेगा? बड़ा होगा, स्वाद में अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा और स्वाद में अच्छा होने के बाद जो हमने जीन को ट्रांसफर किया है उसकी वजह से कोई वो बीमारी उत्पन्न कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि जब वो जीन को उत्पन्न किया है, सपोज दैट उसको किसी ने नहीं खाया, वो नीचे गिर गया जमीन में और वो जमीन में मृदा प्रदूषण कर रहा है, जिसके कारण से मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ देखा जाएगा किसमें? अनुवांशिकता रूपांतरित जीव में, ठीक है। फिर नीचे लिखा गया है कि जीएम पौधे का उपयोग, जीएम जो पौधे हैं, ठीक है, जीएमओ पौधे, जीएम पौधे का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक हैं, ठीक है। अनुवांशिक रूपांतरण द्वारा, अनुवांशिक रूपांतरण द्वारा कई प्रकार से जीएमओ पौधे लाभदायक हैं। पहला क्या है? का नंबर दे रखा है कि अजैव प्रतिबलों, अजैव प्रतिबल क्या होता है? एक जैव प्रतिबल होता है, एक जैव, जैव में क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं, अजैव में जो जीवित नहीं होते हैं। तो देखो लिख भी रखा है कि अजैव प्रतिबलों यानी कि ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण। यानी कि हम लोग आनुवंशिकता रूपांतरित जो फसलें थी, आनुवंशिकता निर्मित फसल जो कृषि हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या होता है? उसमें जो अजैव प्रतिबल है, ठीक है, ठंडा, सूखा, है ना, मिट्टी में अधिक लवण आ गया या फिर अधिक ताप आ गया, तो क्या होते हैं? नॉर्मल पौधे क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। लेकिन जो इस तरह से पौधे तैयार किए जाएंगे ना, वो खराब नहीं होंगे, वो अधिक ताप को सह लेंगे, अधिक ठंडी को वो सह लेंगे। यदि सूखा पड़ रहा है तो वो पानी को सहेंगे कुछ दिन तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से सहला एकदम से उनको सहने के लिए बोल दो, ऐसा नहीं। 2 4 10 दिन 20 दिन सह लेंगे, ठीक है। अगर आप 1 महीने तक पानी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, वो काम चला लेंगे, अगले महीने दो उन्हें पानी। अब ऐसा नहीं कि तुम बोल दो अच्छा तुम कोई ऐसा ही पौधा बना दो जो क्या हो, जगह कभी ठंडी ना लगे, जगह गर्मी ना लगे, जगह प्यासा ही ना लगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब सहिष्णु बनाया गया, सहिष्णु का मतलब सहने वाला, ठीक है। जैसे आज मुझे भी देखो, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मेरा जो मतलब पेशा ही मान लो पढ़ाने का, क्योंकि मुझे ना पढ़ाने पे बहुत रुचि है, मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने में बहुत रुचि है। तो लोग मुझे बोलते हैं ना कि यार मतलब तू अब हटाओ, मेरी बात मत करो, पर्सनल लाइफ में नहीं जाने को, है ना, नहीं तो हम लोग सिलेबस से पीछे हो जाएंगे। चलिए सहिष्णु फसलों का निर्माण करना, ठीक है। खा नंबर लिखा हुआ है कि रासायन पीड़कों पर कम निर्भरता करना, है ना, यानी कि पीड़क नाशी प्रतिरोधी फसलें बनती है किससे? अनुवांशिकता निर्मित फसल कृषि आधारित पर क्या होती है? पीड़क नाशी कृषि आधारित होती है। इसमें जो इसमें कृषि रसायन का उपयोग हो रहा था उसको हम जीन के लेवल पर सुधारे दे रहे हैं, तो उसमें जो जीव है या और कोई भी चीजें ना, वो उसको इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वो उसको खराब नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक आता है ग नंबर कि कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक। आपने देखा होगा कि अभी की खेती में, ठीक है, अभी इसको मतलब बनाया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। कुछ कुछ देशों में इसका प्रयोग भी चल रहा है, कुछ कुछ देश इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। ग नंबर लिखा हुआ है कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक। कैसे नुकसान होते हैं? जब हमने काटा, सपोज दैट काटा, तो क्या होता है? काट के उसको कहीं पे रखोगे तो उसके दाने झड़ जाते हैं पहले तो, ठीक है, दाने झड़ गए, काफी नुकसान होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो जो धान काटने की अप्रोक्सीमेट मशीन आती है ना, वहां पे देखा कि मैं लिटरली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ ये सारी चीजों को। मैं जाता हूँ, मैं भाई गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, है ना, मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कोई ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े घर से मेरा वो हुआ हो, ठीक है। जो मेरी कंडीशंस थी ना बहुत विपरीत थी, और उन कंडीशंस को मैं कहाँ से किस तरह से अलग किया हूँ वो मैं ही जानता हूँ।
एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं ना, जो लोग ज़्यादा हँसते हैं ना, जिनके जिनके चेहरे पे हमेशा हँसी रहती है ना लोगों के सामने, एक बात समझ लेना वो लोग अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत ज़्यादा दर्द छिपाए रखते हैं, है ना? मेरी आदत है आप लोग देखते होंगे मैं आपको अधिकतर मैं इसीलिए आप लोगों के साथ हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा हँस-हँस के पढ़ाता हूँ बहुत, है ना? बहुत चीज़ों में मज़ा लेता रहता हूँ, है ना? हँसता रहता हूँ हमेशा। बहुत लोग मुझे बोल देते हैं कि यार तू बहुत हँसता है, लेकिन कोई दिल के अंदर जा कर के देखे, कितना घाव भर रखे हैं हमने। किस-किस हालत से, किस-किस कंडीशन से हमने गुज़रा है, वो सिर्फ़ हमें ही पता है ना? अब क्या करें? उसको रो कर के बताएँ? आप लोगों के सामने रोई-रोई करें हम? हैं? तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी अगर कोई व्यक्ति है ना, आपके पास या कोई अनदर पर्सन कोई भी है, तो आप ये समझ लेना कि यदि कोई बंदा है वो ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, तो कहीं न वो अपने दिल के अंदर ना बहुत ज़्यादा दर्द छुपाए रखा है। और वास्तव में मेरे दिल के अंदर बहुत दर्द है, बहुत दर्द। कभी उनको बताएँगे, उन पर मैं चर्चा करूँगा, बिल्कुल मैं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन अभी मेरा दिल भर रखा है क्योंकि पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए, फिर आता है कि कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक। जैसे कि, है ना? जो धान-वान गिर जाता है नीचे, उसको वो कम गिरेगा, ठीक है? वो ज़्यादा उसके प्रकोष्ठ वगैरह मज़बूत होंगे। जैसे देखो, जैसे जैसे आपने सपोज़ दैट अमरूद की खेती किया, आपने अमरूद का खूब उत्पादन कर लिया, आपने रख लिया, एक जगह स्टोर कर लिया, संग्रह कर लिया, है ना? स्टोर हाउस में। अब आप देख रहे हैं कि भैया वो ₹10 किलो ले रहा है, आपने मंडी में गए, वहाँ पे 15 में ले रहा है। आपने सोचा यार बड़ी वाली मंडी में जाऊँगा, तो वहाँ पे शायद 18 में ले ले, शायद 20 में ले ले, तो आपने बड़ी वाली मंडी में गए। अब ये 3 जगह आपने घूमा, 15 दिन हो गए। 15 दिन घूमने में महीने भर वो सॉरी 15 दिन हो गए, 15 दिन आपने घूमा। अब 15 दिन में क्या होगा कि अगर नॉर्मल अमरूद होगा तो वो खराब हो जाएगा, है ना? खराब हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा, जब खराब हो जाएगा तो बिकने लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए किसानों को जल्दी से बेचना पड़ता है अपना सामान, जल्दी से। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। अब जब ऐसी खेती होने लगेगी तो क्या होगा? 10 दिन, 15 दिन रखा रहेगा, ठीक है? इसका एक बीटी का जो टमाटर है ना, उसका एक एग्ज़ाम्पल है, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? वो टमाटर को। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट घ नंबर, पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। जो पौधा हो रहा है, उसमें जो खनिज उपयोग क्षमता हो रही है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही। आगे लिखे हुए ब्रैकेट में, यह शीघ्र मृदा उर्वरकता समापन को रोकता है, ठीक है? जो मृदा की उर्वरकता जो घटती जाती है ना, उसको रोक के रखता है, ठीक है? ऐसी फसलें। फिर आता है लास्ट ऑप्शन आपका कि खाद्य पदार्थों के, ठीक है? जो खाद्य पदार्थों है ना, उसमें पोषणिक स्तर में वृद्धि। जो इन तरह से जो जेनेटिक इंजीनियर सॉरी जीएम से जो पौधे प्राप्त होते हैं ना, जो जिनको जीन के लेवल पर खेल के उन पौधों को तैयार किया जाता है, उन पौधों में देखा गया, क्या देखा जाता है कि उनमें पोषणिक स्तर में वृद्धि होती है। उदाहरण क्या है? विटामिन ए समृद्ध धान, उदाहरण है विटामिन ए, ठीक है? विटामिन ए जो धान आता है, एक धान होता है गोल्डन राइस के नाम से, बासमती जानते हैं शायद, है ना? गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है, उसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है और उस पौधे को जीएम द्वारा तैयार किया जाता है, अनुवांशिक निर्मित फसल आधारित द्वारा तैयार किया जाता है। तो हमको ऐसी फसल चाहिए, ऐसी फसल नहीं चाहिए जो जल्दी खराब हो जाए, ठीक है? जो हरित क्रांति की उसमें से हुआ था, ठीक है? ऐसी फसल नहीं चाहिए कि जिसमें अधिक जीव आकर के उसको खा जाएँ, खराब कर दे, नष्ट कर दे। ऐसी फसल नहीं चाहिए जिसमें विटामिन्स ना हो, जिसमें जिसमें पोषणिक पदार्थ ना हो, ठीक है? हमें ऐसी फसल चाहिए जो अच्छी हो, पोषणिक पदार्थ हो उसमें, हमें नुकसान ना पहुंचाती हो, ठीक है? हमें ऐसी फसलें चाहिए। तो ऐसी फसलों की परिकल्पना सिर्फ और सिर्फ हम आनुवांशिकता निर्मित फसल पर ही कर सकते हैं, जो आगे आने वाला फ्यूचर है, ठीक है? आनुवांशिकता निर्मित फसल आगे आने वाला फ्यूचर है और इसी फ्यूचर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बढ़ोगे ना आप लोग? आप लोग आगे बढ़ोगे कि नहीं? ठीक है? तो अब देखिए आपका एनसीईआरटी आगे लिखता है, ठीक है? तो अपन लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया कि फसलें किस तरह से हम लोग उपयोग में लाते हैं, किस तरह से हम इन चीज़ को काम करते हैं, ठीक है? तो देखिए, जब आपने देखा इस चीज़ को कि जो फसलें होती हैं ना, जो जीएम से तैयार की जाती है, जेनेटिक मॉडिफाइड से तैयार की जाती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड से, उन फसलों के गुण क्या होते हैं, उन फसलों के लक्षण क्या होते हैं?
अब हमें पता है कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में सभी लोग क्या करते हैं, बहुत ढेर सारी मात्रा में केमिकल्स का उपयोग करते हैं, बहुत ढेर सारी मात्रा में रसायन का उपयोग करते हैं। जब हम बहुत ढेर सारी मात्रा में केमिकल और रसायन का उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब होंगे, बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगे। तो हमको क्या करना होगा, हमको केमिकल्स का उपयोग कम करना होगा। और हम केमिकल्स का उपयोग किस प्रकार से कम कर सकते हैं, बीटी। क्या, बीटी मतलब, बीटी क्या होता है, लड़की होती, लड़का होता है, बीटी क्या होता है, नहीं जानते बीटी? कितने बच्चे बीटी नहीं जानते? बीटी मतलब पता क्या होता है, नहीं जानते? बीटी मतलब बड़ा तमाचा। है ना? सच में ऐसा कुछ मेरा ख्याल नहीं था बोलने का, ठीक है, गलत मत सोचना, ऐसा कुछ ख्याल नहीं था, मेरे को अभी ध्यान आया, है ना। बीटी मतलब क्या होता है, बड़ा तमाचा, है ना। अब देखो सही है, मैं यही बोलने वाला था, क्या कर लोगे मेरा तुम, है? बीटी मतलब बड़ा तमाचा। अब बिल्कुल बड़ा तमाचा, अब मैं तुम लोगों को बड़ा बड़ा तमाचा मारूंगा। अब पूछोगे क्यों मारूंगा, क्योंकि तुम नोट्स नहीं बना रहे हो मेरी, है ना। अब तो मुझे दुख हो गया, और सबसे बड़ा तमाचा मारूंगा, बीटी स्क्वायर तमाचा। बीटी स्क्वायर मतलब बड़ा बड़ा तमाचा, तमाचा मतलब सबसे बड़ा वाला तमाचा मारूंगा। पूछो किस लिए, क्योंकि तुमने अभी तक देखा वीडियो को, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है। याद रखना, बीटी बड़ा तमाचा मारूंगा, याद रखना, तो वीडियो को लाइक कर दो तुरंत। देखो अब आपको एक एनसीईआरटी की स्लाइड दिख रही होगी। अब हम लोग देखते हैं आगे कि आखिरकार ये बीटी क्या है, ठीक है। तो देखिए कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में, ठीक है, जब हम कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे, ठीक है, वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है, ठीक है। इस जगह पर, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे, तो हम लोग अध्ययन करेंगे पीड़क प्रतिरोधी फसल, ठीक है। इसमें जिसका अध्ययन करेंगे वो पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है। आगे क्या लिखता है एनसीईआरटी, जो पीड़क नाशकों की मात्रा को प्रयोग में लाई जाती है, जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाई जाती है। पहले क्या होता था, पहले छोटे छोटे जीव को मारने के लिए पीड़क क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। पीड़क को मारने के लिए क्या केमिकल्स का उपयोग करते थे, केमिकल ऊपर उसके छिड़काव करते थे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा किसानों को केमिकल्स का छिड़काव करते हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब बीटी करते हैं, बड़ा बड़ा तमाचा मार देते हैं उनको, ठीक है। कैसे मारते हैं देखो, तो देखिए बीटी क्या होता है, आगे एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि बीटी एक प्रकार का जीव विष है। बीटी क्या है बच्चे, तो बीटी एक प्रकार का जीव विष है, यानी कि एक जीव है, उसके अंदर से एक विष निकलता है और उस विष को बोलते हैं बीटी। क्या बोलते हैं, बीटी। जैसे जैसे एक अमन नाम का लड़का है, क्या है, अमन नाम का एक लड़का है जिसके अंदर से बायोलॉजी की ना ज्ञान निकलता है। क्या निकलता है, बायोलॉजी का ज्ञान निकलता है। वो बायोलॉजी की ज्ञान सबको देता रहता है, और मुझे पता है मेरे साथ जो रहता है ना, उसको मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन बायोलॉजी में उसको बहुत कुछ सिखा देता हूं मैं, है ना। बोर्ड के लिए उसको प्रिपेयर कर देता हूँ आधे एक घंटे में कि चल बेटा जा तू बोर्ड एग्जाम दे करके आ, है ना। तो इसी तरह एक जीव है, क्या है, एक बच्चे जीव है, वो जीव क्या करता है, वो जीव करता है बीटी, यानी कि जीव विष का निर्माण करता है, और वो उस जीव विष को बोलते हैं बीटी। और वो जीव कौन है, एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलन थुरिनजेनेसिस, ठीक है, बैसिलन थुरिनजेनेसिस जिसे हम लोग बीटी कहते हैं, उससे निर्मित होता है। यानी कि बीटी किससे निर्मित होता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से निर्मित होता है बीटी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि बीटी जीव विष जीन, ठीक है, बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर, बीटी क्या होता है, जो ये बीटी जीवाणु है ना, इसके अंदर से जो प्रतिरोधी जीन है ना, बीटी का जो जीव विष है ना, उसको निकाल लिया जाता है, उसको क्लोनीकृत कर लिया जाता है। क्लोनीकृत आपको वहां पे समझाया था ना, किस प्रकार से डीएनए को निकाला जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है, किसी प्लाज्मिड के साथ इसको क्लोनीकृत किया जाता है। और फिर क्या होता है कि ये क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है। ये क्लोनीकृत होता है, क्लोन बनता है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, फिर इसको पौधे में भेजते हैं, और पौधे में भेजने के बाद क्या होता है, उस पौधे में क्या होता है, उस पौधे के प्रति प्रतिरोधकता करता है, ठीक है, उस पौधे के प्रति प्रतिरोधकता को पैदा करता है। और फिर आगे क्या लिखता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। यानी कि उस बीटी को ना उसकी जीन के अंदर क्लोनीकृत करके उसके जीन के अंदर डाल दिया
कि अब जो पौधा आएगा उसकी पत्ती को या फिर उसके फल को, उसके जड़ को खाएगा तो उस खाने के बाद वो मर जाएगा। लेकिन पहले क्या किया जाता था, देखते थे जब कीटाणु लग गए हैं, जब कीटक लग गए हैं तो उसमें रसायन का उपयोग कर देते थे। एनसीईआरटी ने साफ लिख रखा है कि बीटी के आने के बाद जिससे कीटकनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है, इस बीटी को, है ना, बीटी को पुनर्योगज डीएनए बना करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर सीधे पौधे के अंदर डाल दिया गया, जिससे अब रसायन का उपयोग नहीं होता है। इस तरह से जैव कीटकनाशकों का निर्माण होता है। ठीक है, किसका? जैव कीटकनाशकों का। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रासायन कीटकनाशक का उपयोग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जैव कीटकनाशकों का उपयोग इस तरह से हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण आपने देखा, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू व बीटी सोयाबीन है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो चुका है, आज हम लोग यहीं पर इंड करते हैं, द इंड करते हैं। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बीटी कपास के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बच्चे? बीटी कपास के बारे में। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, इसमें के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। वैसे आई होप आप लोग किए होंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।